यह है जापान, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी और सबसे एडवांस्ड इकोनॉमी। एक ऐसा देश जिसे सबसे हेल्दी कंट्री कहा जाता है, जहां आपको बुजुर्ग लोग भी एक्सरसाइज करते नजर आएंगे। जीरो क्राइम रेट, टॉप क्वालिटी एजुकेशन और शानदार स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जापान को रहने के लिए एक आइडियल कंट्री बनाते हैं। लेकिन इसकी तरक्की और डेवलपमेंट के पीछे एक भयानक सच्चाई छुपी हुई है, एक डार्क रियलिटी जिसके बारे में लोग बहुत कम बात करते हैं। इस वीडियो में हम उसी हकीकत से पर्दा उठाने जा रहे हैं और यह भी जानेंगे कि कैसे जापान आने वाले समय में पूरी तरह से कोलैप्स कर सकता है। जापान का बीता हुआ स्वर्णिम दौर 1980 के दशक में जापान को अपनी सुपर पावर माना जा रहा था। ऐसा कहा जाता था कि वह जल्द ही अमेरिका को रिप्लेस कर देगा और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर उसी तरह राज करेगा जैसे आज चीन कर रहा है। अमेरिका में जापान के उदय को लेकर काफ़ी चिंता थी, यहाँ तक कि इस पर कई हॉलीवुड फिल्में बनी जैसे डाई हार्ड, राइजिंग सन और ब्लेड रनर, जिनमें दिखाया गया कि कैसे जापानी कंपनियां अमेरिका पर कब्जा कर लेंगी। यह एक वजह से था जापान की ज़बरदस्त आर्थिक ग्रोथ। उस समय जापान का इकोनॉमिक सिस्टम वेस्टर्न मॉडल से बेहतर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता था। इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर मेडिकल तक हर क्षेत्र में जापान आगे था। यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होते ही छात्रों को जॉब मिल जाती थी, क्योंकि जापान में लगभग हर नौकरी लाइफ टाइम जॉब होती है। जापान 1990 तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका था, लेकिन फिर 1991 में एक ऐसा आर्थिक संकट आया जिसने जापान का पूरा भविष्य बदल दिया। 1991 जापान की आर्थिक तबाही। 1990 से पहले जापान एक अर्थव्यवस्था बूम से गुजर रहा था जो दुनिया के किसी भी देश ने पहले नहीं देखा था। स्टॉक मार्केट अपने चरम पर थी, रियल एस्टेट के दाम लगातार बढ़ रहे थे, बैंक अनलिमिटेड लोन दे रहे थे, लोग बिना किसी चेक के कर्ज ले रहे थे। लेकिन फिर एक पूरा इकोनॉमिक बबल फट गया। 1990 और 1991 के बीच स्टॉक मार्केट 43% गिर गई, रियल एस्टेट प्राइस 50% से ज़्यादा गिर गए, बैंकों ने भारी नुकसान उठाया, ज़ोंबी कंपनियां खड़ी हो गई। ऐसी कंपनियां जो वर्षों पहले दिवालिया हो चुकी थी लेकिन बैंक से मिले लोन की वजह से चालू रही। धीरे धीरे इन्वेस्टर्स ने जापान की अर्थव्यवस्था से भरोसा खो दिया। अब तक का इकोनॉमिक टाइगर कहलाने वाला जापान सिक मैन ऑफ एशिया बन गया था। रिजिड जॉब कल्चर और लॉस्ट जनरेशन। जापान के इस संकट की सबसे बड़ी मार पड़ी उसकी जनरेशन ऑफ 1990 पर। जापान का कॉरपोरेट कल्चर शोकुकात्सुदो पर आधारित है, यानी हर यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट को जॉब हंटिंग प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। बड़ी कंपनियां सिर्फ फ्रेश ग्रेजुएट्स को हायर करती है। अगर आप इस इंटरव्यू प्रक्रिया में फेल हो गए तो आपकी जॉब मिलने की संभावना लगभग खत्म हो जाती है। एक बार नौकरी मिल गई तो आपको सारी ज़िंदगी एक ही कंपनी में रहना होता है। जॉब स्विच करना बेहद मुश्किल होता है क्योंकि जापानी कंपनियां जॉब स्विच करने वालों को नहीं हायर करती। 1990 के इकोनॉमिक क्राइसिस के दौरान सभी कंपनियों ने हायरिंग बंद कर दी। यह हायरिंग 13 साल तक बंद रही। 1990 में ग्रेजुएट हुए छात्र 2004 तक बेरोजगार रहे। जब तक जॉब ओपनिंग दोबारा आई वे 40 साल के हो चुके थे और कंपनियां उन्हें हायर नहीं करना चाहती थी। इस कारण लोस्ट जनरेशन बनी, लगभग 2 करोड़ लोग जो जीवन भर बेरोजगार रह गए। लोस्ट जनरेशन का असर, ये लोग आज भी अपने माता पिता पर निर्भर है। कई लोग हिकोकोमोरी बन गए, यानी समाज से कटकर घरों में बंद रहने लगे। कई लोग डिप्रेशन और आत्महत्या का शिकार हुए। इसका नतीजा, जापान की युवा आबादी तेजी से घटने लगी, शादियाँ और जन्म दर कम हो गई। जापान सुपर एजिंग कंट्री बन गया जहाँ 30% आबादी 60 साल से ऊपर है। क्या जापान इस संकट से उभर पाएगा? जापानी सरकार इस लॉस्ट जनरेशन को वापस समाज में लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब तक कोई खास सफलता नहीं मिली। रिजिड जॉब कल्चर, कम होती यंग पॉपुलेशन, घटती इकोनॉमिक ग्रोथ, यह सभी फैक्टर मिलकर जापान के डाउनफॉल की वजह बन सकते हैं। अब यह सवाल है, क्या जापान इस समस्या का हल निकाल पाएगा या फिर यह लॉस्ट जनरेशन जापान के पतन का कारण बनेगी? आपकी राय क्या है? कमेंट्स में बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।